प्रिय छात्रों, परीक्षा चाहे कोई भी हो, अगर आपको अच्छे अंकों से सफल होना है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो प्रिय छात्रों पुराने कम से कम 5 साल के पेपर आप उठा करके देख लीजिए, समझिए और उनके उत्तर याद करिए। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला शिक्षक होता है वो पुराने पेपर अपने सामने ज़रूर रखता है। तो प्रिय छात्रों, इस मॉडल एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम पुराने साल के कम से कम 5 साल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम आपको वीडियो में समझा रहे हैं बहुत सरल भाषा में। अगर आपने यह वीडियो ही देख लीजिए, जैसे कि हिंदी के 5, ठीक है, साइंस के 5, सामान्य ज्ञान के 5, इस तरह से 5-5 वीडियो भी देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पेपर में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इस शब्द में उपसर्ग है। तो ये हम समझ गए बात कि परीक्षा में जो उपसर्ग है हर साल आता है, उपसर्ग पर प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। तो अब उपसर्ग का उत्तर अपन कैसे निकालते हैं बच्चों, तो एक बात समझो, उपसर्ग, उप माने होता है बच्चों पहले, ठीक है बच्चों। जो उपशब्द है उपमाने होता है पहले, ठीक है। उपमाने क्या होता है बच्चों, उपमाने होता है पहले, माने जो शब्द पहले जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है। इसी तरह प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग यहाँ समझना आपको जो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कायरता, यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कायर धन ता में इत्ता बाद में जुड़ा हुआ है, तो उपसर्ग तो नहीं है। और हमने बताया उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग माना होता है पहले, उपसर्ग माना क्या होता है पहले। तो इसमें तो जो ता शब्द है ये बाद में जुड़ा हुआ है। खंडित, तो खंड धन इत, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो इत बाद में जुड़ा हुआ है, इत। अभागा, तो इसमें देखो आ, जो आ शब्द है, माने कम से कम इतना समझो कि छोटा शब्द होता है ऐसे आ, मतलब उपसर्ग प्रत्यय कम से कम 1 या 2 वर्णों के होते हैं। जैसे अभागा, तो इसमें आ आया पहले, क्या आया इसमें आ पहले आया, क्या आया आ पहले आया, आ धन भागा, ठीक है। अभागा माने भाग वाला नहीं है, तो आ जो है मूल शब्द जो है आपका भाग्य, तो भाग्य के पहले क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, ठीक है। तो आ ने शब्द बदल दिया, आ ने भाग्य शब्द का अर्थ ही बदल दिया, ठीक है, अभागा। तो यहाँ जो आपका बच्चों जो उत्तर है आपका अभागा, ये आपका उत्तर सही है। माना जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, आप शब्द समझें, जैसे संधि विच्छेद हैं, तो संधि विच्छेद के द्वारा आप समझ लेंगे कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। जैसे कायर धनता, ता पीछे आ रहा है, खंडित इत पीछे आ रहा है, तो ये प्रत्यय है। अभागा, इसमें आ पहले आ रहा है। तो जो शब्दांश माने शब्द के वो अंश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो शब्दांश शब्द के बाद जोड़े जाते हैं, शब्द के अंश, अंश माना होता है छोटा हिस्सा, इतना भी तो समझो, छोटा हिस्सा, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं, क्या है आपका अगला प्रश्न, दुखिया शब्द में प्रत्यय है। देखो दुख तो सबने सुना है, लेकिन ईया आपने कम ही सुना होगा, ईया आपने कम ही सुना होगा बच्चों, सही बात है कि नहीं है। तो इसको अगर हम लिख करके देखते हैं, ये हमने दुख लिख दिया, ठीक है, और हमने ये ईया लिख दिया। तो ईया जो शब्दांश है ये प्रत्यय है, ईया जो शब्दांश है ये क्या है, प्रत्यय है। क्योंकि ये जो मूल शब्द है आपका दुख, इसके बाद में जुड़ा है, तो ईया जो है प्रत्यय है, ठीक है। तो दुखिया में ईया प्रत्यय लगा है, दुख धन ईया, ऐसे आप बना सकते हैं। देखो इतना ही पूछ लिया उन्होंने, क्या शब्द लगा है। अब कायरता में पूछ सकते हैं वो अगले पेपरों में, कायर धनता, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। खंडित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, पूछेंगे वो तो पूछेंगे, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका बच्चों प्रश्न है, दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद है। देखो दोहा भी अपने आप में छंद है, रोला भी अपने आप में छंद है। मतलब जब दोहा और रोला मिल जाते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, कुंडलियाँ बनती, क्या बनती हैं, कुंडलियाँ।
अब बताओ बाकी 3 ऑप्शन तो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप एक नाम याद रख सकते हैं, DRK। आपको एक नाम याद रखना है, किसी आपके दोस्त का नाम है DRK, माने दोहा रौला मिलकर के क्या बनाते हैं, कुंडलियाँ बनाते हैं। DR कुमार याद रख सकते हैं, DRK माने दोहा और रौला मिलकर के क्या बनाते हैं, कुंडलियाँ बनाते हैं। ये क्या है बच्चों, दोहा रौला ये छंद हैं, क्या हैं, ये मात्रक छंद हैं, इतना वो पूछ सकते हैं आपसे। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समझो क्या कह रहा है, यहाँ मूल शब्द क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऐसा जो समास होता है बच्चों वो होता है आपका द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम यहाँ बात कर लेते हैं माता पिता। माता एक शब्द है, पिता भी एक शब्द है, दोनों प्रधान है, दोनों, जितना महत्व माता का है जितना ही पिता का है, भाई बहन, चाचा चाची। ठीक है, तो ये जो हमने वो आपको बोले ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम अपने वीडियो में बहुत ट्रिक्स से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, द्वंद्व में क्या लिखा हुआ है, द्वा और ना और द्वा। तो यहाँ आपको 2 बार द्वा दिख रहा है, बोलो कि नहीं दिख रहा है, 2 बार द्वा दिख रहा है, तो ये क्या है, बोलो समान है शब्द तो। और यहाँ भी लिखा हुआ है दोनों पद प्रधान, माना दोनों पद समान होते हैं, द्वा भी प्रधान है और द्वा भी प्रधान है। तो ये ट्रिक्स के द्वारा भी हम आपको समझाते हैं। अब फिर परीक्षा में कभी प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न बनेगा कभी आगे चल के कि द्विगु समास क्या होता है। द्वि माने होता है 2, जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु समास। कर्मधारा समास, ठीक है, जिसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें का, की, के, रा, री, रे ऐसा शब्द आ जाए वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ठीक है, तो का शब्द आ गया इसमें। ठीक है, चलो अब आपका बच्चों अगला प्रश्न है, जिस शब्द से, देखो यहाँ समझना, जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में भी आता है। अभी 10 के पेपर चल रहे हैं तो हिंदी के पेपर में ये आया था। जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है, कार्य करना, ऐसी आप साइकिल चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो चलना क्या है, क्रिया है, चलने से पता चल रहा है कि आप चल रहे हैं, तो उसे बच्चों कहते हैं अपन क्रिया। क्या कहते हैं, इसका उत्तर क्या है, क्रिया। जिस शब्द से किसी के कार्य करने का बोध होता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। चलना, हंसना, रोना, गाना, ठीक है, और तो इस तरह से अपन सोच सकते हैं। जैसे वह है तेज चल रहा है, चलना आ गया यहाँ पर, तो चलना क्या है, क्रिया है। वॉकिंग, वह टहल रहा है, टहलना क्या है, क्रिया है। और रो रहा है, रोना क्या है, क्रिया है। ठीक है, और कभी फिर ऐसा भी पूछेंगे वो क्रिया विशेषण, जैसे हमने कहा हुआ है तेज चलता है, तेज शब्द आ गया, माने क्रिया के पहले आ जाए तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया के पहले आ जाए तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, निर्मला पुस्तक के लेखक। अब इसका जो उत्तर है बच्चों, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। और बच्चों आप जानते भी हैं जो प्रेम होता है वो निर्मल होता है। किसी के प्रति जो कोई प्यार करता है, प्रेम करता है, तो वो निर्मल प्रेम होता है, निर्मल प्रेम होता है। तो इसे अपन याद रख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों, वो समझते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं।
माने जो भगवान को मानता है, भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों उन्हें कहते हैं आस्तिक, उन्हें कहते हैं आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर की पूजा करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, जो भगवान को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों इसका उत्तर क्या है आपका? आस्तिक। क्या उत्तर है आपका? आस्तिक। जो ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो आस्तिक। जो पूजा नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उन्हें कहते हैं नास्तिक। ये भी पूछ सकते हैं अगले पेपरों में। ठीक है, और सर्वज्ञ भी पूछ सकते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। अब हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ। तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी घटना की सूचना मिलती है जिससे आपको बहुत बुरा लगता है, तो क्या होता है? घबरा जाते हो। घबरा जाना माने हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना माने हाथ पांव फूल जाना। ठीक है, अब प्रिय छात्रों आपका अगला प्रश्न क्या है? करकसा। करकसा का शुद्ध अर्थ क्या है? करकसा का शुद्ध अर्थ क्या है? तो अपन करकस क्या होता है? करकस माने कूड़ा कचरा की जैसी आवाज़। तो माने जो झगड़ने वाली लड़कियां होती हैं, झगड़ने वाली स्त्रियां होती हैं, हल्ला करने वाली स्त्रियां होती हैं बच्चों, उन्हें करकसा बोलती हैं। माने कि किसी मोहल्ले में कोई औरत है, वो चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, तो उसे कोई ये बोल सकता है, कौन है वो, कौन चिल्ला रहा है? तो कोई कहेगा वो एक करकसा, वो एक करकसा। माने झगड़ने वाली स्त्री करकसा कहलाती है। फिर है जागरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण। तो इसका अपन कैसे समझेंगे? उत्तर समझो, इसका उत्तर अपन कैसे समझेंगे जागरण का, वो अपन समझते हैं। जागरण का वैसे उत्तर तो देखो निद्रा है। इसका अपन कैसे समझेंगे? विलोम शब्द। इसका जो विलोम शब्द है उसको कैसे समझेंगे? विलोम माने होता है उल्टा शब्द, जैसे रात का उल्टा दिन, रात का उल्टा दिन। ठीक है, लाभ का उल्टा हानि। ठीक है, तो कोई आदमी सो रहा है तो उसे कहा कि जग जाओ, क्यों नींद में अभी तक हो, क्यों नींद में अभी तक हो, जग जाओ, कौन क्यों नींद में अभी तक हो। तो नींद का उल्टा क्या है? जागना। नींद का उल्टा क्या है? जागना। माने जागरण का उल्टा शब्द क्या है? निद्रा। ठीक है, जागना और निद्रा। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ गलती से बच्चे क्या अनिद्रा लगा देते हैं, अनिद्रा इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, अब बच्चों मैदान में जाकर खेलो। बच्चों मैदान में जाकर खेलो वाक्य का प्रकार है। तो बच्चों मैदान में जाकर खेलो, तो आपने किसी से कहा, कोई बच्चा कहीं बैठा है या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो आपसे आपके सर भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं जाओ यहाँ से जाओ उधर खेलो, रोड पर खेलो। तो माने आपने उनको क्या दी? आज्ञा दी। आपने उनको क्या दी? आज्ञा दी। आज्ञा दी आपने कि जाओ वहाँ पर खेलो। तो वाक्य का प्रकार क्या है? आज्ञावाचक। परीक्षा में प्रश्नवाचक भी पूछते हैं आपसे। प्रश्नवाचक का मतलब होता है क्या, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कैसा पेपर गया। तो क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द आया तो प्रश्नवाचक होता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो और निषेधात्मक होता है बच्चों, जिसमें नहीं लिखा हो, नहीं, वो निषेधात्मक होता है। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? राजस्थान, किसका संबंध राजस्थान से था? तो यहाँ पर समझो, तो मीराबाई के पद आपने सुने ही होंगे, मीराबाई के पद आपने सुने ही होंगे। तो ये राजस्थान की रहने वाली थी, महान कवियत्री रही हैं मीराबाई। ये कहाँ की थी? राजस्थान की थी। ठीक है, ध्यान दें। फिर बच्चों एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अलंकार होता है। तो इसका उत्तर अपन कैसे निकालेंगे? तो एक बात समझो बच्चों, ऐसे आप कोई काम करते हैं, वो सफल नहीं हो रहा है, तो कोई कहेगा प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। आप प्रयास करोगे बार बार तो आप सफल हो जाओगे। प्रयास करते रहो, क्या दिक्कत है? प्रयास करते रहो, आपको क्या समस्या है? प्रयास करते रहो, आपको क्या समस्या है बच्चों? प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो बच्चों जो प्र शब्द है, जो प्र शब्द है और जो यहाँ आस लगा हुआ है, माने प्रयास कब करते हैं? जब आप किसी काम में सफल नहीं होते हैं या अच्छी सफलता के लिए बार बार वही काम करते हैं, वही बार बार वही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आया बार बार, माने एक से अधिक बार,
आता है जब कोई अक्षर या वर्ण, वहाँ बच्चों अब कौन सा अलंकार, आस किस में आ रहा है, आस बच्चों इसमें आ रहा है आपका अनुप्रास अलंकार में। किस में आ रहा है, अनुप्रास अलंकार में। तो अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें कोई अक्षर या वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कक्का ने कक्को के कानन में कह देती, करतार के कुआ पे करे करेला करके रख दियो, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। ठीक है, चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है, तो दाता यहाँ समझना है, यहाँ लिख दिया अपने दाता, इसका अपन को स्त्रीलिंग बनाना है। स्त्री क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। तो बच्चों जिसमें ई आ जावे, जिसमें ई आ जावे वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं दानी, तो देखो गलत होगी, दाती। अब आपको क्या कन्फ्यूजन हो गया, तो दाती आपको सही लगेगा या आपको दात्री सही लगेगा, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर बच्चों समझो दात्री, इसमें ई आ रहा है त्री, अब यहाँ ती लगाओगे आप दाती वाला, तो वो गलत है। तो बच्चों इसका सही जो उत्तर है आपका वो क्या है, इसका सही उत्तर है आपका दात्री। ध्यान रखें आप, दात्री इसका सही उत्तर है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री। कोई महिला है बहुत दान करती है तो उसे क्या बोलेंगे, दात्री बोलेंगे। बड़ी दात्री हो तुम, सब लौटाती फिरती हो, दात्री। फिर आपका अगला प्रश्न है, वन का पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची शब्द है वन, वन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर समझो आप गिरी लगा सकते हो जो कि नहीं होता है। हाँ, इसका उत्तर कैसे आपको याद रहेगा समझो। तो बच्चों यहाँ पर समझो जो वन है, जो वन है तो राष्ट्रीय उद्यान सुने होंगे आपने, राष्ट्रीय उद्यान सुने होंगे और राष्ट्रीय अभयारण्य सुने होंगे। राष्ट्रीय अभयारण्य दो प्रकार के होते हैं सरकार के संरक्षण में, एक राष्ट्रीय उद्यान और एक अभयारण्य। तो अभयारण्य में क्या लिखा होगा, अरण्य लिखा हुआ है। ये क्या होते हैं, वन ही तो होते हैं। माने वन का पर्यायवाची, माने वन को अपन क्या पुकार सकते हैं, तो वन को अपन उद्यान भी पुकार सकते हैं, कानन भी पुकार सकते हैं, अरण्य भी पुकार सकते हैं। जबकि देखो यहाँ पर गिरी माने पर्वत होता है, अचल माने भी पर्वत होता है, चल नहीं सकता, तटनी माने नदी का किनारा होता है। लेकिन यहाँ वन का पूछा है तो वन का पर्यायवाची शब्द है अरण्य। अरण्य माना होता है वन, जैसे कि अभयारण्य सुना होगा, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, इन पर भी प्रश्न आता है सामान्य ज्ञान में। तो प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह वीडियो देखें और ज़िंदगी की किसी भी परीक्षा में आप सफल हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।